Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. तो आज टेस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। टेस्ट डिस्कस करने के बाद एक नया चैप्टर उठाएंगे 11th का, ठीक है। कौन सा चैप्टर उठाएंगे 11th का? वो साउंड वेव वाला होता है ना, जिसमें हम लास्ट के कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, साउंड वेव्स। और जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अपना, देखो वेव पूरी शुरू से नहीं कराऊंगी, उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गन पाइप्स वगैरह है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, वो वाला टॉपिक देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, तब जब भी होगी वहां से एक सवाल बनता है। मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th और 12th के मिला के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सिर्फ टॉपिक उनकी लिस्ट भेजती हूँ, ठीक है। टॉपिक बोला है मैंने, चैप्टर नहीं। हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? यस मैम आ रही है। देखो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भेजी है हर चैप्टर से, मिल गई सबको? रिसीव हो गई?
हाँ, तो यही है वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आते हैं। फ्लूइड में मैंने जैसे बोला था, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन और बर्नौलीज से आते हैं। ग्रेविटेशन में यही दो टॉपिक्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट। सिमिलरली केटीजी में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स वगैरह है। वेव ऑप्टिक्स कहाँ गया, वेव्स कहाँ गई? हाँ, वेव्स में ये जो टॉपिक है ना, ये स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं कवर कराऊंगी। और 11th का और तो मुझे लगता नहीं, बाकी सिंपल मैकेनिक्स बची हुई है। मैकेनिक्स वाला पोर्शन तो मैंने ज्यादातर तुम्हारा उसमें कवर कर दिया था छुट्टियों वाले टाइमिंग में, ठीक है। तो तुम्हारी पूरी 11th मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी फिर रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है। क्लास में आएंगे, सवाल लगाएंगे, दैट्स इट। अब की बार का पेपर तो देखो बहुत इजी था, बहुत आसान पेपर था। कितना स्कोर आया गर्व तुम्हारा, गौरव? मैम 39 ऐसी कुछ अराउंड था। फिजिक्स में? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, मतलब 40 नंबर आए थे, सही है, ठीक है। बाकी इस वाले पेपर में और भी स्कोर इम्प्रूव हो सकता था क्योंकि पेपर काफी इजी था, ठीक है। चलो देखते हैं जिस एवरेज स्कोर कितना बन सकता था इस वाले पेपर में। पहले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है कि एनपी, आईपी और ईपी किसके बराबर होगा? एनएस, आईएस और ईएस के, करेक्ट। यानी प्राइमरी का ये बराबर होगा सेकेंडरी का, करेक्ट। तो मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का टर्न, यानी ये मेरे पास एनपी है, ये मेरे पास एनएस है, यानी प्राइमरी कॉइल का टर्न और सेकेंडरी का टर्न। प्राइमरी का दिया हुआ है, सेकेंडरी का करंट पूछा है, करेक्ट। तो एनपी की वैल्यू लिखो 20 मल्टीप्लाई बाय आईपी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू एनएस, एनएस की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई आईएस की वैल्यू चाहिए, कितनी आ जाएगी? कुछ गड़बड़ हुई क्या? एनपी कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी टर्न्स कितने हैं? 50 है ना, 50, 20 थोड़ी है, ये है 50, ठीक है, 50 है। अब ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 5 इंटू 4, 20, तो 200 से 200 कट गया, तो 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डुएबल था। पावर ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस, देखो बाई कन्वेक्स लेंस, इस ये अब शेप है बाई कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस है, तो लेंस का सरफेस एक तो ये वाला होगा 1 और ये एक लेंस का सरफेस होगा 2। एक की रेडियस होती है R1, है ना। फिर ये जो वाला पोर्शन होगा बेटा, इसकी रेडियस बनती है R2, कराया हुआ है, याद है, R1 और R2। इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाती हूँ? 1 अपॉन फोकल लेंथ किसके बराबर होता है? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला होता है एक हमारे पास। और मुझे पता है कि पावर किसके बराबर होती है? 1 अपॉन फोकल लेंथ के, तो यही फॉर्मूला लगेगा। 1 अपॉन एफ डायरेक्ट किसके बराबर कर देना था? यही पावर है, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू लेंस का मीडियम नहीं दिया हुआ, कितना है? म्यू मीडियम का क्या होता है? सराउंडिंग का, कि लेंस किस मीडियम में रखा हुआ है। लेंस किस मीडियम में रखा हुआ है? एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू अपॉन 1 करोगे तो कुछ जब भी यही आएगा, म्यू माइनस 1। 1 अपॉन R1, देखो अब बाई कन्वेक्स लेंस होता है, तो बाई कन्वेक्स लेंस में रेडियस दोनों की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। देखो दिया भी हुआ है, ईच सरफेस की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो बेटा मैंने बताया हुआ है कि R1 वो वाला सरफेस लेते हैं जहां पर सबसे पहले इंसिडेंट रे, हाँ, तो मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, तो यहाँ ये मेरा पोल बनेगा, तो हम पोल के उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे ऑब्जेक्ट और रेडियस रीड करने के लिए, राइट। रेडियस, सॉरी, इसकी रेडियस कहाँ बनेगी? आगे की तरफ बनेगी ना इसकी, तो ऐसे। तो R1 क्या हो जाएगी? R1 शुड बी पॉजिटिव, भाई R1 पॉजिटिव हो जाएगी ना, देखो ऐसे बन रहा है, तो इसका रेडियस इधर की तरफ बनेगा ना। और हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेज भी कुछ इस तरीके से जाएंगी, और ये मेरा पोल, पोल से रेडियस यही तो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा ना यहाँ पे, ये रेडियस। तो मेरी R1 क्या हुई? पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई, बताओ आप। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही हो,
और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो R1 पॉजिटिव है तो यहाँ R को R लिख सकते हैं क्योंकि R1 और R2 दोनों बराबर हैं, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, 1/R2 की वैल्यू R है, बट देखो अब जो सेकंड सरफेस ये है, इसके लिए मुझे कैसे रीड करना पड़ेगा, उसका पोल ये बनेगा, इसका रेडियस कहीं यहाँ आएगा, तो अब इस डायरेक्शन में आओगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हो, तो अब R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का साइन। याद है कि भूल गए, कई बार कराई हुई है ये चीजें। तो पावर इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 2/R हो जाएगा। बोलो पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है ऑलरेडी 10 डायप्टर। म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, कितना हो जाएगा म्यू की वैल्यू, ये कट गया 5 पे, तो ये हो गया 5R। कितना हो गया बेटा, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेंटीमीटर में है, मीटर्स में कर लेना, ठीक है। म्यू -1 इक्वल्स टू 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 पंजे पे कटेगा ना, 10R/2, 10R/2, 5R ही होगा ना, 5 की पावर ये 10 को मीटर्स में करो, कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो म्यू -1 कितना आया भाई, 0.5, करेक्ट। तो यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इधर ऐड हो जाएगा, यानी 1.5, तो म्यू आया 1.5, 1.5 यानी क्या बनेगा, 3/2 बन जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये सवाल क्या करना था इसमें, सौम्या और आंचल तुम लोगों ने ऑप्टिक्स नहीं करी है, बट ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसमें R1 और R2 दो सब सरफेस की तरह लेते हैं। मैं बाकी तुम दोनों के लिए ये क्लास एक बार रख दूंगी ऑप्टिक्स का, ठीक है, जो स्पेशल तुम्हारा बैच है उसमें मैं करा दूंगी ये तुम लोगों को, डोंट वरी, हाँ टेंशन ना लो, करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक्स है और वाई एक्सिस पे वोल्ट है, वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जब एक्स की वैल्यू 2 मीटर है, तो एक्स की वैल्यू 2 मीटर पे तुम्हें दिख रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू तो 2 है, बट देखो स्लोप क्या आया है, स्लोप तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे dv/dx क्या है, स्लोप है ही नहीं यहाँ पे, राइट। स्लोप बन रहा है क्या, ये स्लोप कितना है यहाँ पे dv/dx का, स्लोप तो 0 है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। भाई स्लोप क्या होता है, कुछ स्लेंट तो चाहिए होगा, अगर हॉरिजॉन्टली लाइन है तो स्लोप क्या बनाएगी, स्लोप तो कुछ होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के टर्म में मेरे पास ये रिलेशन आता है, E = dv/dr पढ़ा होगा या dv/dx पढ़ा होगा, करेक्ट। तो क्या आया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0 आया, तो ए का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन यूनिट एंड डायमेंशंस का बहुत प्यारा सवाल, ठीक है। स्क्रू गेज क्या होता है भाई, स्क्रू गेज कुछ ऐसा ही होता है, पेन जैसे ये पेन है मेरे पास, ठीक है ना, इस ऐसे कवरिंग चढ़ी होती है, ऐसे ऐसे इसको ओपन करते जाओगे, देखो जिस सेम ऐसे ही होगा जैसे ये पेन है ना, एक सेकंड मुझे देखती हूँ कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, मैं अपने आप को वो करती हूँ क्या, हाँ देखो ये इसी तरीके का सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है। ये ऊपर जो इसकी कवरिंग होती है ये सर्कुलर स्केल की होती है, जैसे जैसे इसको ओपन करते जाओगे, आई डोंट थिंक कि कुछ दिख रहा है, इसके नीचे फिर एक स्केल होता है ना, जिसे हम मेन स्केल बोलते हैं, और ये ऊपर वाला सर्कुलर स्केल है, जैसे ये तो निकल गया बट वो निकलता नहीं है, इसी तरीके का स्केल होता है। अब इसमें क्या होगा देखो, मैं बाकी बना के दिखा देती हूँ डायग्राम में, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, ब्लर आ रही है चीजें, ओके। देखो इस तरीके का होगा, मान लो ये मेरे पास है मेन स्केल, ध्यान से सुनो, मेन स्केल में कुछ रीडिंग लिखी होंगी इस तरीके से, ठीक है, ओके ऐसे। इस मेन स्केल को ओवरलैप करके रखता है ये सर्कुलर स्केल, जैसे ये ओवरलैप पेन जैसे निप होती है, पेन की निप के ऊपर वो जो उसका कवर होता है वो उसको बंद करके रखता है ना, तो ऐसे ही ये हो गया अंदर मेन स्केल,
और ये इसको बिल्कुल कवर करके रखा है सर्कुलर स्केल ने, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही जिसकी डायामीटर तुम्हें रीड करनी है उस डायामीटर को तुम इस स्क्रू गेज के बीच में रखते हो, तो उस स्क्रू गेज में रखते वक्त तुम्हें अपना सर्कुलर स्केल घुमाना पड़ता है। जैसे जैसे सर्कुलर स्केल घुमाओगे ये सर्कुलर स्केल पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। पीछे शिफ्ट होने का मतलब अभी तो तुम्हें मेन स्केल की रीडिंग दिख नहीं रही है क्योंकि सर्कुलर स्केल ने कवर करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सर्कुलर स्केल को घुमाओगे ये स्केल पीछे जाता जाएगा और मेन स्केल की रीडिंग दिखाई देना शुरू कर देंगी, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग दिखाई देना शुरू कर देंगी। अब स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल देखो, अब सर्कुलर स्केल कई बार 100 डिवीजन होती है, कई बार 50 डिवीजन होंगी, तुम्हें गिवन होगा, जैसे यहाँ पर भी गिवन है कि जो सर्कुलर स्केल यहाँ यूज हुआ है वहां पर 50 डिवीजन है। अब बात आती है पिच क्या होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि पिच क्या है। तो पिच क्या है बेटा, पिच वो डिस्टेंस है जब तुम अपने सर्कुलर स्केल को कंप्लीट एक रोटेशन दे दोगे, कंप्लीट एक रोटेशन पर तुम्हारा जो स्क्रू है ना वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ना, कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, या मैं ये बोल दूं कि एक कंप्लीट रोटेशन पर मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई, मेन स्केल की रीडिंग एक कंप्लीट रोटेशन पर कितनी आ रही है, वही क्या है पिच, क्या है वही पिच है, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, कितनी रोटेशन, 6 कंप्लीट रोटेशन, यानी 6 रोटेशन में स्क्रू गेज जब मूव करा तो मेन स्केल ने कितनी रीडिंग दिखाई, 3 mm। देखो मेन स्केल की रीडिंग नहीं है 3 mm, ध्यान से सुनो, 3 mm क्या है, दो स्क्रू पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस है। एक कंप्लीट रोटेशन पे तुम्हारे पास जैसे जैसे मेन सर्कुलर स्केल को पीछे करते हुए गए तो तुम्हारा ये स्केल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया या मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स आगे बढ़ी, इतना याद रखो। तो 6 रोटेशन में कितनी रीडिंग दिखाई उसने, 3 mm की रीडिंग, 3 mm की रीडिंग दिखाई। तो एक रोटेशन में कितना आया, 3/6 यानी 0.5 mm। तो इसका मतलब जब तुम सर्कुलर स्केल को जब पूरा कितना घुमाऊंगी मैं, एक रोटेशन से घुमा दूंगी, तब मुझे मेन स्केल की कितनी रीडिंग देखने को मिलेगी, जब मुझे मेन स्केल की 0.5 mm रीडिंग देखने को मिलेगी। याद रखना मेन स्केल, ठीक है। तो क्या मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये मेन स्केल का ये 0.5 mm मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, क्या ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट होगा, नॉट 0.5 है ना, यही है ना मेन स्केल का लीस्ट काउंट, और क्या होगा, यही तो है मेन स्केल का लीस्ट काउंट। अच्छा अब पिच क्या हो जाएगी, पिच हो गई 0.5 mm अपॉन कितना डिवीजन है 50 से डिवाइड कर दो तो ये कितना बनेगा 0.01 mm, आ गया ना 0.01 mm। तो यही क्या है, यही है हमारा लीस्ट काउंट, ठीक है। बट ये लीस्ट काउंट किसका है, ये लीस्ट काउंट आया है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। दोनों का लीस्ट काउंट अलग होता है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट अलग होता है और पूरे डिवाइस का अलग होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला याद रखना क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच वो है कि जब एक बार पूरा 360 घुमाया डिग्री का, यानी पूरे एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मेन स्केल ने रीडिंग दी, दैट्स इट, आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इजी था बेटा जी। क्वेश्चन इसमें देखो क्या करना है, जब हमारे पास सेल को सीरीज में लगाते हैं, सेल को सीरीज में लगाया, मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, E इक्विवेलेंट कैसे आएगा, E1 प्लस
E2 प्लस E3, यही करते हैं ना बस, कि Yes, और yes, कुछ ma'am. करते हैं? अगर हमारे Yes. पास सीरीज में है तो ई इक्विवेलेंट का बस इतना काम होता है। अगर यही चीज पैरेलल में लगा दी जाए तो क्या हो जाता है? मान लो ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। इनका रेजिस्टेंस भी होगा R1, R2 और R3, यानी ये ऐसी वोल्टेजेस हैं जिनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी, जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं ना, ये सेल है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन। क्या यही फॉर्मूला है कि और भी कुछ है? यही डिवाइड में अपॉन में 1 अपॉन हाँ। R1। हाँ रहेगा। यस, देखो फॉर्मूला याद नहीं है। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बोलो ये फॉर्मूला है कि नहीं है? ये फॉर्मूला है ई इक्विवेलेंट का पैरेलल में। अब 1 अपॉन R1 R2 भी आता है, याद रखना। आई करंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट है तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 चलता रहेगा। याद रखें ये सिर्फ ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 अपॉन R1 नहीं आएगा, पर आएगा, है ना। ये फॉर्मूला है। सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला गलत है ना। सॉल्यूशन में देख के बता रहे हो ना, वो गलत फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो अब एक बार तो E1 E2 E3 और ये R1 R2 R3 रख के क्या निकालोगे? ई इक्विवेलेंट निकालोगे। ई इक्विवेलेंट निकाल लेना। ई इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर दोबारा सेम इक्वेशन लगाना। अब तुम्हारे पास E3 नहीं है तो E3 को E3 रहने देना, मुझे वो वैल्यू फाइंड करनी है। E3 को फाइंड करना पड़ेगा। E3 को एज इट इज रख देना। ई इक्विवेलेंट क्या रखना? 2E। तो E तो पहली इक्वेशन से आ जाएगा, इक्वेट कर देना किससे? 2E से। हो जाएगा ये क्वेश्चन, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. बाकी सक्षम, Yes, ma'am. मनीषा, यस मैम। हो जाएगा बेटा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में ई इक्विवेलेंट निकालोगे, 5 वोल्ट अपॉन उसका रेजिस्टेंस कितना? 1 प्लस 8 वोल्ट उसका रेजिस्टेंस कितना? अपॉन 2, 10 वोल्ट अपॉन उसका रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेना, देखो कितना आएगा। ये शायद 74 अपॉन 11 आता है या 72 अपॉन 11 आएगा, ठीक है। जो मैंने सॉल्व किया था तो ये कुछ आया था 74 बाय 11 या 72 बाय 11। अब नेक्स्ट में क्या करना है? नेक्स्ट में ये इक्विवेलेंट को 2 टाइम्स कर देना, ठीक है जी। जैसे जो भी वैल्यू आए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2E लिख देंगे बराबर। E1 तो मुझे पता ही है, 5 अपॉन R1 की वैल्यू 1, ये 8 है, इसकी वैल्यू 2। E3 नहीं मालूम बट इसका रेजिस्टेंस तो पता ही है ना कितना रहेगा। हेलो भाई, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। दोबारा सेम इक्वेशन लगानी है। E1 E2 पता ही है, 5 अपॉन 1 प्लस 8/2। E3 को E3 रहने देना, इसको E3 अपॉन 3 कर देना। रेजिस्टेंस भी सेम रहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। इस इक्वेशन को किससे बराबर करोगी? 2E के, तो E3 आ जाएगा। बाकी सारी चीजें निकाल ली हमने, तो आराम से E3 निकाल लेना, 47 आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। आंसर सही है, 47 ही आएगा। Yes. बोलो क्वेश्चन नंबर 6। When a inductor and resistor are connected across 12 volt and 50 hertz, 0.5 ampere flows in the circuit. The current differs in the phase from applied voltage by pi/3 radian, then the value of R is। हो गया होगा। LR सर्किट का क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी 12 वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो ये कैसे निकालोगे? देखो V इक्वल्स टू I Z होगा ना, क्योंकि सर्किट का करंट है और सर्किट की वोल्टेज है। R नहीं होगा, V इक्वल्स टू I Z होगा।
वोल्टेज 12 है, करंट 0.5 हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास Z कितना आ गया 24 ओम। ठीक है, तो Z यानी पूरे सर्किट का इंपिडेंस आया है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहां पर रेजिस्टेंस आता था, ये XL बनता था, और यहां पर आता था Z, करेक्ट। फाई दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, रेजिस्टेंस की। तो बताओ कौन से एंगल से निकलेगी, पावर फैक्टर। कोसाइन से निकल जाएगी। ये Z है, ये मेरा एक्स, देखो एक्सएल भी नहीं मालूम ना, क्योंकि ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और फाई भी है, तो कॉस फाई से नहीं निकल जाएगा। कॉस फाई इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है रेजिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज मेरा इंपीडेंस है जो ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 24। कॉस फाई यानी 60 डिग्री, कॉस 60 कितना हो जाएगा भाई 1/2 इक्वल्स R अपॉन 24। तो कितना आ जाएगा ये 12 ओम आ गया। बस देखो एक लाइन का आंसर था, LR सर्किट था, दैट्स इट। इंपिडेंस आ जाएगा V इक्वल्स टू IZ। तो जब भी तुम्हारे पास सर्किट हो, LR सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट, और उन सर्किट का करंट और वोल्टेज गिवन हो, तो याद रखना पूरे सर्किट का इंपिडेंस आता है, इसीलिए Z फाइंड होगा यहां से। ओके, 7th क्वेश्चन फटाफट बताओ, 7th कैसे करोगे। रेंज मैक्सिमम, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 थीटा बाय जी। जी। अब इसने बोला है कि रेंज मैक्स है किसी भी एंगल थीटा पे। रेंज मैक्स कब हो जाएगी, अगर थीटा कितना होगा, 45 थीटा अगर 45 डिग्री है तो रेंज यहाँ से मैक्स हो जाएगी। वेरी गुड, तो यानी रेंज मैक्स हो गई U स्क्वायर बाय G। खत्म। आगे क्या कहा है, आगे बोला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है T है, यानी जब आपने किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा से, ठीक है, उसका रेंज मैक्सिमम है और टाइम ऑफ फ्लाइट T है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसने रेंज जो है टाइम की टर्म्स में पूछा है, राइट, रेंज टाइम की टर्म्स में पूछा है, तो टाइम T किसके बराबर हो जाएगा बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2U साइन थीटा बाई G। यस मैम। अगर थीटा 45 है तो टाइम कितना हो जाएगा, साइन थीटा 45 डिग्री रखो, कितना आया 2U बाय √2G। तो टाइम कितना हो गया बेटा √2U अपॉन G हो गया। Yes. इस टाइम की वैल्यू को उठा के रेंज मैक्स में रख दो, U स्क्वायर, सॉरी U निकालो यहां से, आई एम सॉरी, U निकालेंगे तो कितना हो जाएगा GT बाय √2। क्लियर। तो बस क्या किया तुमने, इस टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मुझे रेंज टाइम की टर्म्स में दे रखी है, ऑप्शन देखो रेंज टाइम की टर्म्स में है, तो साफ साफ दिख रहा है U को T के टर्म्स में लिखोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से U निकाला और यहां पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा G स्क्वायर T स्क्वायर। ये रखा था यहाँ पे जी जगह क्यू बना रखा है। सी ऑप्शन आ रहा था लेकिन इसमें क्यू बना रखा है इसको जी की जगह। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुको। मेरे पास ये आया 2U साइन थीटा बाई G, टाइम ऑफ फ्लाइट, थीटा की वैल्यू 1/√2, तो 1 ऊपर √2 बच गया ना, तो U आया GT बाय √2। तो U स्क्वायर की वैल्यू हो गई G स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, ये तो 2 हो गया और ये हो गया G, तो ये आ गया बेटा हाफ GT स्क्वायर, है ना, हाफ GT स्क्वायर विल बी योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, C होगा। ठीक है, हाफ GT स्क्वायर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, राइट, हाँ या ना। Yes, यस ma'am. मैम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कितनी 60 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, और क्या दे दिया कि तुम्हारे पास जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, यानी वेव की वेलोसिटी सपोज करो c है तो उस किस डायरेक्शन में है, x में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर y डायरेक्शन में है। अब तुमसे कहा है कि निकालना क्या है, सवाल में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड की बताओ कौन सी इक्वेशन बन रही होगी, राइट बेटा। तो बताओ
क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था ईबीसी ईबीसी। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वो किसके बराबर होगा, सी क्रॉस ई के। तो सी एक्स डायरेक्शन में है यानी आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है यानी जे कैप, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप। तो यानी आई वाले तो मर गए, ना तो ये होगा डी ना सी होगा, दो ऑप्शन बचे, या तो ए या तो बी। बी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, बी नॉट क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू सी बी। इलेक्ट्रिक फील्ड 60 दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, 10 की पावर 8 इक्वल्स टू बी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 7। तो ऑप्शन नंबर क्या, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी। अब देखो, अब सुनो, अगर मान लो ये मैग्नीट्यूड को भी सेम कर देते तो फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन हो जाता, 200 वाला पाई और 0.2 पाई। ये कैसे निकालोगे, ये भी सिखाया था ना मैंने, ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, सिखाया कि नहीं सिखाया, सी टी माइनस एक्स में कैसे लिखते हैं, याद है कि नहीं है। हम्म, मेरे पास वेव इक्वेशन होती है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही होता है, हाँ या ना। अब देखो वहां पर लिखा हुआ था सी के टर्म्स में, सी के टर्म्स में सी एक्स माइनस टी ओनली। कैसे लिख सकते हो, देखो ए साइन के को क्या लिखो, 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स एज इट इज, माइनस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा को 2 पाई बाय टी। टी। तो हम न्यू लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में, 2 पाई न्यू एन इंटू टी। बात क्या है, जब भी वो उस तरीके की इक्वेशन बने जो तुम्हें दी हुई है, इसमें तुम्हें 2 पाई बाय लैम्डा बाहर लेना है। याद रखना, जो इस तरीके की इक्वेशन तुम्हें पेपर में गिवन है उसमें 2 पाई बाय लैम्डा को बाहर लेते हैं। तो ए साइन, अब देखो ये तो 2 पाई बाय लैम्डा बन गया इंटू एक्स माइनस, इस फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो बताओ, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, मेरे पास लैम्डा यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड यानी सी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम को अपॉन में मैंने लिख दिया न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया बेटा, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, लिखो 2 पाई फ्रीक्वेंसी आई सी अपॉन लैम्डा इंटू टी। तो अब देखो ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा बाहर आ गया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x माइनस सी टी। तो ये भी याद रखना, एक इक्वेशन 2 पाई बाय लैम्डा बाहर ले लेते हैं तो यहाँ अंदर जो बचता है वो बचता है x माइनस सी टी। एक्स मतलब जो भी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, यस, वाई जेड कुछ भी हो सकती है। x क्या है बेटा यहाँ पे, सक्षम x क्या है यहाँ, x क्या डिनोट कर रहा है सक्षम, ये x क्या है सक्षम, यस मैम। हाँ ये x क्या है यहाँ पे, हम्म, क्या है ये, अरे बोलो, आता है तुम्हें, फेज डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। नो मैम। ये वेव इक्वेशन होती है ना, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें एक्स क्या है ये बताओ, के एक्स माइनस ओमेगा टी में एक्स क्या है, बोलना। हम्म, क्या है एक्स, मनीषा एक्स क्या है यहाँ पे, मैम फीस डिफरेंस। हाँ, मैम फीस। फीस, किसकी फीस, मैम मैम फीस। फेज फीस। एक्स फेज डिफरेंस है, वेरी गुड। सिमरन एक्स क्या है यहाँ पे, हम्म हम्म, एक्स क्या है ये बताना, एक्स क्या है बोलो, तुम कौन सी, ये मतलब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ क्या ईएम वेव्स, हाँ
ये मैंने ये जो लिखा है ये B इक्वल्स टू C क्रॉस E, ये क्या लिखा है? मतलब ये C क्रॉस E, I क्रॉस J, क्या है ये मनीषा? सक्षम क्या है ये? हाँ, कहाँ है ये सक्षम? सक्षम, कैमरा ऑन करना एक बार अपना। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं वो इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू साइन के एक्स में वो x क्या है? हाँ मनीषा, फेज डिफरेंस है वो। हाँ, मैम तुम्हें जब EM वेव नहीं आता तुम क्या एग्जाम क्वालिफाई करोगे तुम? सिमरन क्या है x? मैम पाथ डिफरेंस। x की x क्या डिनोट कर रहा है वहां पे? x क्या है? x से क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो? मान लो मैंने तुम्हें बोला y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक इक्वेशन में लिखा हुआ है a साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, वो एक्स वाई जेड क्या है? बताओ। गर्व क्या है? तुम सबको उठा के सेकंड बैच में फेंक दूंगी मैं, ठीक है? जो तुम ज्यादा स्पेशल बन गए ना कि 20 बच्चों का स्पेशल बना दिया है, पढ़ तो तुम कुछ नहीं रहे हो। सक्षम, तुम्हें तो कुछ नहीं आता फिजिक्स में। हाँ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना यहाँ? इससे अच्छा तो मुझे बोल देते कि मैम नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो कर लेती तुम्हारे लिए। हाँ, तुम बताओ, अगर अगर किसी बच्चे को अगर ये एक्स वाई जेड नहीं पता तो टीचर क्या कैसा रिस्पॉन्ड करेगा? बताओ। हाँ, कुछ फायदा है फिर पढ़ाने का? आंचल, क्या होता है एक्स वाई जेड वहां पे? हाँ, किसकी डायरेक्शन? किसकी डायरेक्शन है एक्स? मैम वेव की। मनीषा, फेज डिफरेंस है, पता नहीं वो कौन सा फेज डिफरेंस लेके आ रही है। पढ़ने लग जाओ वरना तुम्हारा तो ऐसे तो बहुत बुरा हाल है। अगर तुम्हें ईएम वेव्स नहीं आ रही ना तो फिर तो तुम्हें कुछ नहीं आता फिजिक्स का। जो सबसे इजी चैप्टर है वेव्स, वो भी ईएम वेव्स, जिसमें एक इक्वेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर देख लो तुम्हें क्या आता है, ठीक है? और सक्षम, तुम्हें तो अभी तुम्हारे अभी एक कॉल रखती हूँ तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में क्या कह रहा है कि एक फोटोन आता है इतनी वेवलेंथ के साथ, ठीक है, और वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है। जो हाइड्रोजन का कहाँ बैठा हुआ है एटम? ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है? तो ग्राउंड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है? देखो, अगर किसी बच्चे को याद नहीं भी थी तो भी इन्होंने दे दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतनी ही होती है ग्राउंड स्टेट में, करेक्ट? तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे दी। इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको कहीं ऊपर पहुंचाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी वो हाईएस्ट स्टेट में जाएगा, तभी निकलेगा ना वहां से। तो यस मैम। उस वहां से तो तभी निकल पाएगा, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा इतनी एनर्जी पे। अब तुम्हें ये चेक करना है कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी
एनर्जी कितनी है। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, hc अपॉन लैम्डा। तो h दिया हुआ है, c की वैल्यू पता है, लैम्डा दिया हुआ है कितना, कहाँ गया, 300 नैनोमीटर्स, मीटर्स में लिख लेना। हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अगर ये एनर्जी एग्जैक्ट कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या उससे ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये एनर्जी जो निकल के आएगी, ये क्या आएगी, एनर्जी इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। गॉट इट। Yes, तो ma'am. ऑप्शन नंबर डी होने की जरूरत है। hc बाय लैम्डा करना है भाई 9th सवाल में। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, अगर 9th क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ hc अपॉन लैम्डा लगाना है, दैट्स इट, और वैल्यू निकालनी है क्या आती है, 13.6 से कम है जो कि आएगी, तो इसका मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। हाँ बोलो, बोलो भाई। मैम अगर 13.66 से ही कम है तो बी और सी भी तो हो ही सकते हैं, अगर सिर्फ 13.6 से कम अगर बोल रहे हो आप। क्यों, एक्साइटेड स्टेट में कैसे चला जाएगा 13.6 से कम में, मैम 10.2 में चला जाता है ना, कहाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट कितनी होती है उसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड कितनी होगी, 3.4 होती है। हाँ हाँ, तो 13 तुम देखना ना कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है या नहीं है। इसको यहां से निकालने के लिए, 13.6 से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पर उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी बोली है कितनी, 13.6। ठीक है, कि ये इतनी वैल्यू है, और अगर इतना आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस स्टेट से, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, इन्होंने ऑप्शन अकॉर्डिंगली देखना है ना तुम्हें। इलेक्ट्रॉन विल गो ओनली टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो तुम्हें पता है ना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर उतनी आ रही है तो ऑप्शन सी लगाओ, अगर नहीं आ रही है तो देखो, बात सही है ना, बोलो भाई। फर्स्ट Yes, ma'am. एक्साइटेड स्टेट में तुमने बताया ना कि फर्स्ट में जाने के लिए 10.2 चाहिए, तो देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या नहीं है। अगर है तो फिर सी ऑप्शन होगा, और मुझे लगता है कि 10.2 भी नहीं है, वो बहुत कम आ रही है एनर्जी। ठीक है, चेक करो, कुछ 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बन रही होगी, दैट्स इट। 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वो कहीं नहीं जा सकता, तो अपने डी ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा ग्राउंड स्टेट में। ठीक है जी, ओके। 10th देखो, सही बोला कि तुमने कि मैम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है और किसी हाइयर एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, उसमें फिर तुम्हें एनर्जी डिफरेंस देखना है। समझ गए ना मेरी बात, कि सेकंड में जाने के लिए कितना चाहिए, थर्ड में जाने के लिए कितना चाहिए, वो चीज। 10th बोलो अब। इसमें कह रहा है कि वेव इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन क्या, kx माइनस ओमेगा टी, यही होती है वेव इक्वेशन, अभी लिखवाइए। इसमें तुम्हें क्या बोला है कि व्हेन अ वेव ट्रांसवर्स अ मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट x एट ए टाइम t। देखो, जब ये वेव इक्वेशन होती है ना, ये वेव इक्वेशन क्या बताती है, ये वेव इक्वेशन बताती है कि किसी t समय पर जो x दूरी पर पार्टिकल है, x दूरी पर जो पार्टिकल है उसकी y में डिस्प्लेसमेंट कितनी है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेव है, ठीक है, अब मान लो x दूरी पर जाके कोई पार्टिकल है, तो x दूरी पर जाके मान लो ये पार्टिकल है कोई, इस पार्टिकल की t समय पर y में डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि y में t समय पर वो यहाँ है y1 में या यहाँ है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये बताती है ये इक्वेशन। तुम्हें इसको कंपेयर करना है इससे, y इक्वल्स टू a साइन bt माइनस सी एक्स। ठीक है, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि ओमेगा किसके बराबर है, b के बराबर, और k किसके बराबर है, c के बराबर। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन रखती है,
ठीक है, जो डायमेंशन रखेगी। तो चेक कर लोगे भाई, देखो पहली क्वांटिटी y अपॉन ए, y भी डिस्टेंस है और a इज द एम्पलीट्यूड, दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस करोगे तो ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो करेक्ट। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, किसकी, y का मतलब क्या है बेटा, y क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, किसमें, इन y डायरेक्शन ना, बात समझ में आ गई। Yes, तो ma'am. हाँ, तो y भी डिस्टेंस, a भी डिस्टेंस, तो ये कट गया। b क्या है, b ओमेगा है, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय t मल्टीप्लाई t, t से t कट गया, 2 पाई कैसी क्वांटिटी आई, डायमेंशनलेस। cx, c क्या है, k के बराबर, k फिर से 2 पाई बाय लैम्डा होता है मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब लैम्डा भी डिस्टेंस की यूनिट, x भी डिस्टेंस की यूनिट, तो cx भी क्या आया, cx भी क्या आया, लैम्डा से लैम्डा उड़ गया ना, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस बचा d, तो d फिर चेक ही मत करो, फिर d पर टिक लगा दो, ठीक है। चेक करना चाहो तो कर लेना, b क्या है, b ओमेगा है अपॉन c है k, तो ओमेगा बाय के देख लेना किसके बराबर आता है, ये कई बार सवाल भी आया ओमेगा बाय के, ये शायद वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी बनता है शायद ओमेगा बाय के, ठीक है। इसका जो डायमेंशन आएगा शायद वेलोसिटी का आता है, चेक कर लो। ओके, फिर आता है 11th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कोई पार्टिकल ए से चला है, ठीक है, डी पर कोई पार्टिकल ए से चला है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, मास m स्लाइड डाउन विद इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, यानी यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 है, स्मूथ हिल पर आता है जिसकी हाइट h दी हुई है, हैविंग ए हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है BC, इफ द हाइट ऑफ द ओरिजेंटल पोर्शन ऑफ द हिल इज h, यानी इस पोर्शन की हाइट स्मॉल h है जो दी हुई है, ये कहता है देन द मैक्सिमम, देखो अब स्मूथ है तो मतलब फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्क फ्रॉम द पॉइंट D इज, तो यानी इस D पॉइंट से तुम्हारा पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, मुझे ये बताना है। तो कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चल पाएगा हमें ये बताना है बेटा जी, कैसे बताओगे आप, बताओ। पहले तो ये देखो क्या C पॉइंट पर, पहले ये देखो कि C पॉइंट पर पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, C पॉइंट पर वेलोसिटी होगी या C पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं होगी, उसके बाद पता करेंगे कि कैसा नेचर होगा, राइट। अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो D पर एज इट इज गिर जाएगा, अगर वेलोसिटी होगी तो कुछ आगे जाएगा। तो मैं क्या A से लेके C तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकती हूँ, A to C, पहले A से C तक लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो A से C तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो इनिशियल टोटल एनर्जी काइनेटिक टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो दिख ही रही है mg कैपिटल H, काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि V पॉइंट पे mv स्क्वायर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mg स्मॉल h, तो ये हो गई mg स्मॉल h माइनस h इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m से m मर गया, तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आई, अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस h। तो इसका मतलब अब देखो B से C, अब B से C पर देखो पार्टिकल के पास वही वेलोसिटी रहेगी जो B पॉइंट पर है, मेरी बात ध्यान से सुना, B से C का नेचर देखो, B से लेके C तक पार्टिकल के पास यही वेलोसिटी है 2g h माइनस h, क्योंकि B से C पर भी फ्रिक्शन नहीं है ना, सवाल समझ में आ रहा है, B टू C तक भी फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब जो वेलोसिटी B पर है, क्योंकि दोनों के बीच में हाइट सेम है, ये भी h हाइट पे है, C वाला भी h हाइट पे है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी B पॉइंट पर है वही वेलोसिटी C पर भी रहेगी। तो तुम्हारा पार्टिकल ये V वेलोसिटी के साथ आया, इस V वेलोसिटी के साथ आएगा, तो अब ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ये सवाल आता है, कितना करेगा बेटा बताओ, कितना, कैसे निकालोगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, कैसे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टली, मैम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम,
है ना। अब देखो सवाल भी देखो क्या है, मैक्सिमम पूछा है उसने कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आए उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना पड़ेगा। यही करते हैं मैक्सिमम मिनिमम में। तो स्पीड आपने निकाल ली, समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे। यस मैम, √2h/g। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना, क्योंकि सी पॉइंट पे पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, वो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो मेरे पास यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2h/g। तो ये डिस्टेंस हो गई। इसी को क्या कर लेना, जिसे हम रेंज भी बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, ये डिस्टेंस ऐसे कवर नहीं करेगा कि सी से डी पे गिरेगा और ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं करेगा ये डिस्टेंस कवर। बात समझ रहे हो, ये कुछ ऐसे गिरेगा पार्टिकल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये पार्टिकल कुछ ऐसे गिरेगा। ये रेंज निकाल रहे हैं हम, दिस इज रेंज। ये पार्टिकल ऐसे गया तो डी से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये रेंज आएगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा अगर इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है तो फिर भी इसको यहाँ पे आने में कितना समय लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, 2h/g, करेक्ट। तो स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो और इस डिस्टेंस को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो और किसके बराबर कर दो, 0 के। हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था ये भी। यस मैम। ठीक है, तो h के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देना और 0 आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट इतना ही था। 12वां सवाल हो जाएगा। सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड Yes. के इसमें बस क्या बोला है देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे, कई बार कराया हुआ है। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, फ्लक्स के चेंज होने से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA। नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा NBA, करेक्ट। और अगर आपने क्या चेंज किया है, अब देखो सोलिनॉइड में B किसके बराबर होता है, μ0 Ni इंटू एरिया, करेक्ट। फाई यही है, हाँ या ना। Yes. अब ना तो एरिया चेंज किया, ना नंबर ऑफ टर्न्स, ना कुछ आई चेंज हुआ है। तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि कहता है ईएमएफ किसके बराबर है, d∅dt। तो तुम क्या लिखोगे, φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम। और हमारे पास करंट को रिवर्स किया गया है तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ईएमएफ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फाई, 2NPA, हाँ या ना। दैट्स इट। कितने समय में हुआ है, 0.04 सेकंड में। तो डिवाइड भी कर देना किससे, 0.04 से। आ जाएगा आंसर। कई बार करा चुकी हूँ भाई क्वेश्चंस, बोलो कर लोगे। यस मैम। Yes. बस 2NBA अपॉन 0.04 करना है और कुछ नहीं। ये लो, ये सवाल है। 13th कह रहा है कि लाइट कंटिन्यूअसली अगर मेटल सरफेस से फॉल करे जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये बात सही है कि गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो n नंबर ऑफ रीजंस है, n नंबर ऑफ रीजंस है। एक तो जो भी हम वर्क फंक्शन लेके चलते हैं, पहली बात वो वर्क फंक्शन सिर्फ सरफेस का होता है, ठीक है। जो अंदर के मेटल्स हैं, अंदर के मटेरियल्स हैं, या फिर जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, उनका वर्क फंक्शन कुछ अलग होगा। पहली बात तो है ना, उनका वर्क फंक्शन कुछ अलग होगा। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे निकल गए तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उस फ्रीक्वेंसी पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहली बात तो ये यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत n नंबर ऑफ रीजंस है। तो पहली इक्वेशन क्या है, ट्रू, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल, ये भी क्या है, ट्रू है ना। यस और नो, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बोलो, Yes. हाँ बोलो। मैम इसमें ऑप्शन A B C तीनों सेम है। तो फिर तीनों ही होंगे।
ठीक है, मैम मेरा मतलब दोनों मतलब मेरे कहने का मतलब है असर्शन एंड रीजन सब ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है जी। मैम मेरे -1 हो गए इसके चक्कर में। अरे कोई नहीं, 15th भी हो जाएगा बेटा, सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है। शंट का रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करना है, हाँ शंट का रेजिस्टेंस निकालना है, वही आई जी, जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी एस। आई जी करंट दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर, 100 ओम किसका करंट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, करेक्ट। और मुझे कितने का 1 मिली एम्पियर का मेरा एमीटर हो गया आई। वैल्यू पुट करनी है और क्या निकालना है, शंट निकालना है। 1 सेकंड में आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 14th बोलो, 14th भी हो जाएगा, 14th हो गया था, 14 देखो, Yes, ma'am. 14th में हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी का चेंज बोलो क्या होता है, U इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा U इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, यही होती है चेंज, डेल्टा U इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। यहां से हम CV निकाल लेंगे। डेल्टा U कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। CV डेल्टा T कितना है, देखो 100 से 120 हुआ है तो ये हो गया 20। CV कितना आया भाई, 0.8। 0.8। हाँ CV आया 0.8, ठीक है। अब सवाल में देखो, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में CV नहीं पूछा कि CV कितना है, सवाल में पूछा है टोटल हीट कैपेसिटी कितनी है गैस की। अब बात आई कि टोटल हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। अब सुनो, दो चीज होती है, एक होती है हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, बस ओके। अब बताओ ये क्या होगी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है हीट रिक्वायर्ड, ये क्या होती है सी, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट कर सकते हो, क्या होता है Q अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री फॉर अ कंप्लीट सब्सटेंस। देखो हीट कैपेसिटी जहां आ जाए ना, वहां कंप्लीट सब्सटेंस की बात होती है ना, कंप्लीट सब्सटेंस की। जो भी गिवन दिया हुआ है, जितना भी ग्राम, जितना भी मोल्स, जितनी भी वैल्यू दी हुई है, उस कंप्लीट सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कितनी है वो बताओ। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है पर यूनिट मास की, ठीक है। इसको लिखते हो Q अपॉन M डेल्टा टी, याद है। फिर होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सर ने कराई होंगी ना, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर में क्या हो जाता है, ये हो जाएगी Q अपॉन N डेल्टा टी, ये हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। अब तुम में से यही सवाल होगा कि अब टोटल स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो Q की वैल्यू को क्या करोगे, सॉरी स्पेसिफिक हीट यानी C इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे बताओ Q की वैल्यू, U इक्वल टू E प्लस W वाले रिलेशन से, वो डेल्टा डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। सुनो अब तुमने ये निकाला है ना कि CV कितने बराबर आई है, 0.8 आया है CV। मुझे कितने का चाहिए, पूरे 5 मोल्स का चाहिए, कि पूरे 5 मोल को अगर मुझे हीट करना है तो मुझे कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कि टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कितनी है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं भाई 0.8 को, 5 से। बस, है ना। मुझे पूरी हीट कैपेसिटी चाहिए ना, ये तो सिर्फ CV निकाला है आपने। ये हो जाएगी हीट कैपेसिटी 0.8 मल्टीप्लाई बाय टोटल मोल्स विच इज योर 5, तब क्या आएगा, वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं कुछ।
उसके बाद 17th हो गया होगा बेटा, बहुत बार कराया हुआ सवाल है, अगर हुआ है फिर खुद से देखो, कई बार करा चुकी हूँ। इसमें देखो क्या बोला है, इस वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो बेटा इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगी, 6 वोल्ट होगी तो इसके अक्रॉस करंट निकाल लोगे I1, V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी, करंट आ जाएगा। डायोड का करंट कैसे निकालोगे, 5 टाइम्स ऑफ I1 आ गया, आर का करंट क्या हो जाएगा, IZ प्लस I1 आ जाएगा। अगर यहाँ 6 वोल्ट है तो इस रेजिस्टेंस को कितने वोल्टेज मिलेगी भाई, 24 आ जाएगा क्वेश्चन, बोलो। Yes, ma'am. फिर Yes. ये आरएमएस वैल्यू वाली, आरएमएस वैल्यू कर लोगे, यस मैम। एटॉमिक ऑक्सीजन से क्या है O, मोलर मास चेंज हो जाएगा। पहले मोलर मास कितना O2 का, O2 का मोलर कितना था 16×32, हाँ अब ये अब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से मोलर मास भी चेंज हो गया, तो बस फॉर्मूला लिखना था। बाकी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर यही लगेगा, ठीक है। एनर्जी लॉस पूछा है क्योंकि, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी हो जाएगा आराम से। 20 वाले में जाना है तो कितने, क्या पूछा है, इन नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी, तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, n-1/2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 आ जाएगी तुम्हारे पास। वेवलेंथ इमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लाइंस, यही फॉर्मूला है ना, खत्म ये भी सवाल। और बोलो, इस 24 हो गया था, 24 में भी क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लिख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना, ठीक है। इसमें याद रखना, रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में, एक तो हाफ mv² लिखते हैं, दूसरी क्या लिखते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये होती है ना काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर तुम्हें वो सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr², उसी की सिमेट्री के अबाउट। बाकी क्वेश्चन इजी था, बहुत, पूरा पेपर इजी था, तुम इसमें से तो कम से कम 20-22 सवाल लगा सकते थे, ठीक है। चलो ठीक है देन एवरीवन, बाय। थोड़ा पढ़ लो, मुझे लगता नहीं है तुम्हें कुछ डिफिकल्ट कराने की जरूरत है, बेसिक ही क्लियर नहीं है अभी तुम लोगों की। 26 कहाँ से बता दूं, 26 खुशबू मैम बताएंगी, गर्व, 26 मैं कैसे बता दूं। गर्व तुम बोला करो वरना आवाज नहीं सुनाई देती मुझे, ठीक है, लिखा हुआ कई बार। चलो बाय एवरीवन, बाय। लगता नहीं कोई था क्लास में। आ गया क्या वो टाइम टेबल, किसका पेपर कब है, अभी थोड़ी आया होगा। No, ma'am.